हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत यह 15वां वीडियो सेट है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि यह टीजीटी पीजीटी का बहुत ही कम सीट है। इसमें वही इंसान सफल होगा जो निरंतर अभ्यास करेगा। इसलिए आपको निरंतर अभ्यास के द्वारा एक सीट अपने नाम करना है। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उच्चारण स्थान से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आपको बहुत अच्छे तरह से जानना है। अगर जो लोग व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। च वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए क्या होगा। कंठ होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा या ओष्ठ होगा। तो च, छ, ज, झ, ञ यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए। प्रश्न नंबर 2 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। बताइए कि इसमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह प्रश्न पूछा जाता है, कौन ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने सिर्फ 6 निबंधों की रचना करके इस श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो वह कवि कौन है, वह लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, जिन्होंने केवल 6 रचनाएं या 6 निबंध लिखकर ही क्या वो निबंध जगत में विख्यात हो गए। इसमें से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता निबंध भी है, पवित्रता भी निबंध है, मजदूरी और प्रेम भी इनका निबंध है। तो कौन सा नहीं है? भारतीय संस्कृत निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृत किसका निबंध है। तो बताइए भारतीय संस्कृत किसका निबंध है? तो भारतीय संस्कृत बाबू गुलाब राय का यह निबंध है। किसका निबंध है? बाबू गुलाब राय का निबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 3 बताइए। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि आनंद रघुनंदन का नाटक के लेखक कौन है। बताइए कौन है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जिससे कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। आप लोग भी जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करते रहिए, और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराज विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक हैं। कौन है? आनंद रघुनंदन के लेखक महाराज विश्वनाथ सिंह जी हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर 4 जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा है, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण क्या रखा है। आपको बताना है। तो बताइए क्या रखा है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा। सिद्ध सामंत काल कहा था आदिकाल को राहुल साकृत्यायन जी ने। किसने कहा था? राहुल साकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। और प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो प्रारंभिक काल गणपति ने कहा था। किसने कहा था? गणपति ने कहा था। और आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आरंभिक काल और मिश्र बंधुओं ने कहा था। इसमें भी कंफ्यूजिंग मत होइएगा। तो प्रारंभिक काल गणपति, आरंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? महावीर प्रसाद ने कहा था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। क्या कहा था? चारण काल कहा था। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। बताइए प्रश्न नंबर 5
डॉक्टर राम कुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है। आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा एकांकी राम कुमार वर्मा जी का नहीं है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि राम कुमार एक प्रसिद्ध एकांकीकार थे, जिनकी एकांकी चारुमित्रा भी है, दीपदान भी है, कुड़ाल भी है। कौन सा रचना नहीं है? तो बहू की विदा रचना राम कुमार वर्मा की एकांकी नहीं है। तो यह किसकी एकांकी है? तो बहू की विदा एकांकी विनोद रस्तोगी जी का। किसका है? विनोद रस्तोगी जी का यह एकांकी है। चलिए प्रश्न नंबर 6 बताइए कि हिंदी साहित्य में किस बिरहड़ी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में किस बिरहड़ी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि कहा गया, आपको बताना है। बताइए इसमें कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जायसी की जो नागमती विरह वर्णन को ही विरह वर्णन का हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि कहा गया। किसको? जायसी की नागमती के विरह वर्णन को। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 7 बताइए, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। आपको बताना है कि कौन ऐसे व्याख्याकार हैं जो भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकार नहीं हैं। तो भरत मुनि के व्याख्याकार में भट्टलोलक भी हैं, शंकुक जी भी हैं और अभिनव गुप्त जी भी हैं। तो कौन नहीं है? नंदकिशोर जी नहीं है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होना चाहिए। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन हैं? भट्टलोलक जी हैं, शंकुक जी हैं, अभिनव गुप्त जी हैं। कौन नहीं है? तो नंदकिशोर जी नहीं हैं। प्रश्न नंबर 8वां बताइए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बताइए किसका है? तो यह कथन आपका हो जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 9 बताइए, भ्रमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाचियों में एक अशुद्ध है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द चंचरिक भी होता है, भ्रमर का द्विरेफ भी होता है और भ्रमर का पर्यायवाची शब्द मधुकर भी होता है। तो क्या नहीं होता है? माधव भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसलिए डी क्या है आपका सही जवाब होता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब है। अगला बताइए, निम्नलिखित कहानियों में एक कहानी अमरकांत की नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सा कहानी अमरकांत जी का नहीं है। तो अमरकांत का कहानी गगन बिहारी भी है, घुड़सवार भी है और दोपहर का भोजन भी है। लेकिन कौन सा नहीं है? तो पान का पत्ता, यह अमरकांत जी का कहानी नहीं है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 11 बताना है आपको, कूट दिए गए हैं, उस कूट के द्वारा आपको क्या है? सही जवाब का चुनाव करना है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। जगनिक के लेखक कौन है? जगनिक के कवि कौन है? तो जंगलिक किसकी रचना है? बताइए किसका रचना? परमाल रासो का। जगनिक के रचना कौन सा है? परमाल रासो है। रसकलश किसका रचना है? तो रसकलश के रचनाकार कौन हैं? अर्योदधी हैं। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। नाभादास किसकी रचना है? तो नाभादास के रचनाकार भक्तमाल जी हैं। इस तरह से पहले का घ ऑप्शन सही होता है। देखिए पहले में घ क्या? पहले में घ ए ऑप्शन में ही आ गया। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 12 बताइए,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। बताइए इसमें इस काव्य पंक्ति में प्रकृति चित्रण हुआ है, किस रूप में हुआ है आपको बताना है। उद्दीपन रूप में है, आलंबन रूप में है, उपदेश ग्रहण रूप में है या मानवीकरण रूप में है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। इसमें आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 13 बताइए। जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि जहाज के पंछी यह क्या है, उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है, बताइए कौन है। तो जहाज के पंछी के रचनाकार ईलाचंद्र जोशी जी हैं। कौन हैं, ईलाचंद्र जोशी जी हैं। प्रश्न नंबर 14 बताइए। संधि से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो संधि को भी आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। बताइए सदैव में संधि है, सदैव में कौन सा संधि होगा। एड़ संधि है, वृद्धि संधि है, अयाद संधि है या गुण संधि है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। सदैव में वृद्धि संधि है। कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। और गुण में क्या होता है, गुण में एक की मात्रा आती है। जिसमें ए या ओ की मात्रा आता है उसमें क्या होता है, गुण संधि होता है। और जिसमें अय और औ की मात्रा आती है उसमें वृद्धि संधि होता है। जिसकी है इसमें ऊपर क्या है, अय की मात्रा हुआ, इसलिए यह सदैव वृद्धि संधि होगा। चलिए अगला बताइए। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से युग्म सही नहीं है। बताइए कौन नहीं है। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। कुटिल का विलोम सरल होता है। सार का विलोम निस्सार होता है। लेकिन उपयोग का विलोम क्या होता है, सदुपयोग नहीं होता है। तो उपयोग का विलोम दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए क्या दोनों शब्द अर्थ हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16 बताइए। कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है। कलम का सिपाही या रचना किसकी जीवनी है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय जी हैं, जो प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे। और इसका जीवनी किसका है, तो यह प्रेमचंद्र जी का जीवनी है। यह दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि कलम का सिपाही के जीवनीकार कौन है, तो अमृत राय जी हैं। और यह किसके जीवन पर लिखा गया, तो यह प्रेमचंद्र जी के जीवन पर लिखा गया है। अगला बताइए। आनंद मठ रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि आनंद मठ के रचना के लेखक कौन हैं। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 17 में सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी आनंद मठ के रचनाकार हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। बताइए कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं मेरा परिवार भी है, पथ के साथी भी है और छड़दा भी है। लेकिन कौन सा नहीं है, तो समाधेनी रचना महादेवी वर्मा जी का नहीं है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अब आपको बताना है कि सामधेनी किसकी रचना है। तो सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए। प्रश्न नंबर 19। आपको वीडियो सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या समस्या आप लोगों को हो रही है। और अपना सुझाव भी ज़रूर दें।
इसके साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। प्रश्न नंबर 19 बताइए, तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार है। बताइए कि तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो तुलसी के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, बताइए क्या होगा। इससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक, आपसे पूछा जाता है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। कौन है? शंकराचार्य जी हैं। एकेश्वर, आपसे पूछा जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। और तो कौन बचा? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तुलसीदास के काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद ही था। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 20 बताइए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ है। यह मुहावरा आप लोग सुने होंगे, बहुत जगह लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, बताइए क्या सही अर्थ होगा। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ होगा, संबंध या व्यवहार का समान स्तर वालों से करना ही अच्छा होता है। यानी संबंध या व्यवहार अपने स्तर के लोगों के साथ ही करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 बताइए, दाल भात शब्द में समास है। दाल भात में कौन सा समास है, बताइए। तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। दाल और भात, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद एक दूसरे का विरोधी होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन, गजानन। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, जैसे नीलकमल। क्या है? नीलकमल। नीलकमल में भी क्या है? कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 22, ठेठ हिंदी का ठाठ। आपको बताना है कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। बताइए इसके लेखक कौन है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक अरियौद जी हैं। कौन है? अरियौद जी हैं। आपसे पूछा जाता है अरियौद का पूरा नाम क्या था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौद इनका पूरा नाम था। प्रश्न नंबर 22 बताइए, निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आपको बताना है कि कौन से उपन्यासकार आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी हैं। यशपाल हैं का, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, प्रेमचंद हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 24 बताइए, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुर्दों का टीला क्या है, एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, बताइए इसके लेखक कौन है। तो मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक रांगे राघव जी हैं। कौन है? रांगे राघव जी हैं। अब प्रश्न नंबर अगला बताइए, नवीन कहानी आंदोलन को समानांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया था। यानी नवीन कहानी जो आंदोलन था इसको समानांतर कहानी किसने कहा था, बताइए किसने कहा था। यशपाल ने, कमलेश्वर ने, राजेंद्र यादव ने या मन्नू भंडारी ने। तो समांतर कहानी कहने वाले कौन थे? कमलेश्वर थे। कौन थे? कमलेश्वर जी थे। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, तब भी कमलेश्वर जी हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 26, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी एकांकी के लेखक हैं। बताइए इसके लेखक कौन हैं। तो सभी लोग बताएं इसका लेखक कौन है।
तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने कौन सा नाटक लिखा था एकांकी? अंधेर नगरी। प्रश्न नंबर 27 बताइए, नाटक को पांचवा वेद मानने वाले हैं। आपको बताना है कि नाटक को पांचवा वेद किसने माना है। तो नाटक को पांचवा वेद किसने माना है? तो भरत मुनि ने नाटक को पांचवा वेद माना है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है। तो बताइए अलंकारों की संख्या भरत मुनि ने कितना माना है, बताइए। तो अलंकारों की संख्या भरत मुनि ने 4 माना है। अगर रसों की संख्या पूछा जाए तो रसों की संख्या कितना माना है? रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 मानी जाती है। तो इन दोनों प्रश्नों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग देखिए, अलंकार पूछा जा रहा है तो 4, रस पूछा जा रहा है तो 8, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। प्रश्न नंबर 29 बताइए, प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम है। आपको बताना कि प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम क्या है। 4 मित्रा है, एक दिन है, एक घूट है या अजनबी है। तो प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम क्या है? एक घूट है। कौन सा है? एक घूट है। प्रश्न नंबर 29 बताइए, चतुष्पद में समास है। आपको बताना है कि चतुष्पद में कौन सा समास है। बताइए कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा। जहाँ पर एक दूसरे के विपरीत अर्थ का पता चलता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जहाँ पर विशेषण विशेष्य का पता चलता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो बताइए इसमें क्या? चतुष्पद, 4 पैर वाला, इसमें संख्या का पता चला इसलिए कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। बी ऑप्शन जिन्होंने चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 30 बताइए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पर पग तल में, इस पंक्ति के लेखक कौन है। बताइए कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल के लेखक कौन हैं? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद के प्रवर्तक जिसे माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अर्धकथानक के लेखक हैं। आपको बताना कि अर्धकथानक के लेखक कौन हैं। बताइए कि अर्धकथानक के लेखक कौन हैं। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसके लेखक कौन हैं। शांति जैन हैं, बनारसी दास जैन हैं, महादेवी वर्मा जैन हैं या जैनेन्द्र जैन हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और आपको लोगों को यह वीडियो कैसा लगा उसका भी सुझाव देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वह वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर जो लोग अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह अगर प्रैक्टिस सेट को क्रमबद्ध रूप से लगाना चाहते हैं तो BS एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।